हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। एक प्रकार से कहिए, इस चैप्टर में हम लोग तमाम तरह के बॉन्डिंग पढ़ेंगे, लुईस डॉट सिंबल पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ एक थियरीज हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिस्ट्री में। और इसके अलावा जो है आप एक टर्म पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट के आधार पे आप आगे की भी पढ़ाई करेंगे। चाहे आप इंटर की बात करिए, चाहे आप ग्रेजुएशन की बात करिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करिए। और 11th स्टैंडर्ड में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आगे जो भी मॉडिफाई होता है, जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनमें आपको आइडिया हो जाता है और आपको समझने में भी सुविधा होती है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ और कंटिन्यूटी के साथ इसको मेंटेन करिए और देखते हुए चलिए। और हम ये प्रयास करेंगे तमाम टर्म्स जो इसमें यूज हुए हैं उन सभी के बारे में आपको बताएं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, क्यों कोई भी एटम्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, कितने तरह के बॉन्ड हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद जो है कुछ लुईस डॉट सिंबल की तरफ मूवमेंट करेंगे इस तरह से। फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। तो आइए चलते हैं, हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग नाम से ही आपको जो है पता चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज नाम देखें, केमिकल में बॉन्ड पाया जाएगा। केमिकल का मतलब होगा सीधे सीधे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट के बीच में बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, तो आप बताएंगे, आप जानते हैं जब भी दो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स को जब भी एक दूसरे के पास एक लिमिटेड डिस्टेंस पे लाते हैं, जैसे देखिए ये दो एटम्स हैं, इनको एक लिमिटेड डिस्टेंस पे ले आइए और ले आने के बाद ये इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। अब इसके आगे आप इसको करना चाहें तो नहीं आ सकते, तो इसका मतलब इनके बीच का एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स। इतने डिस्टेंस पे आने के बाद इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो और चाहे मॉलिक्यूल हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो भी अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे से बाइंड किए होगा, बांधे रखेगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। और फेनोमेनन को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। द अट्रैक्टिव forces which binds the constituent particle और आपको मालूम है कांस्टेंट पार्टिकल्स में कौन कौन आएंगे, आपके एटम्स आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द कांस्टेंट पार्टिकल्स टुगेदर, which binds the constant particle together called chemical bonding या chemical bond, called chemical bond। ठीक, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी जैसे ए और बी है, ए है और बी है। अब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब ये बॉन्ड बन गया, तो ये बॉन्ड किसकी वजह से बना है, इनका इलेक्ट्रॉन आपस में चाहे एक्सचेंज किए होंगे, चाहे म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनाए हो, तो इनके बीच में ये बॉन्ड बना है। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को जो इन दोनों ए और बी एटम्स को एक दूसरे से बाइंड किए हुए है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक,
अब नॉर्मली हम लोग दिमाग में ये आता है, कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये चीज है हम पढ़ किस लिए रहे। ठीक है, हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं कि आपका जो है कैरियर मेंटेन हो जाए, आप अच्छी सी जॉब पा जाए, आप परिवार के साथ अच्छे से सरवाइव करें और आप स्टेबल हो जाए, यही सब चीजें तो है। उसी तरह से कोई भी आइटम्स है, अगर वो बॉन्ड बनाना चाहता है, क्यों बॉन्ड बनाना चाहता है, उसका भी कारण एक ही, वो भी स्टेबल होना चाहता है, और कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी स्टेट मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो सीधे सीधे हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या कारण है केमिकल बॉन्डिंग? काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपसे कोई पूछे क्या कारण है तो आप यही बताएंगे, 2 पॉइंट है, बहुत सिंपल, अभी आपको धीरे धीरे आइडिया होगा। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए भाई। काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। एटम्स पार्टिसिपेट इन ए केमिकल बॉन्डिंग बिकॉज इट एक्वायर्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद या इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे, लूज या गेन करके वो अपने ऑक्टेट को मेंटेन करे, पहली कंडीशन। और ऑक्टेट जिसका पूरा हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक है भाई, तो पहला कंडीशन यही है कि एवरी एटम has tendency to complete their octet, by gaining or losing an electron। ठीक, हर एटम्स की ये टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे एंड एक्वायर्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जिसे कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? दैट इज NH2NP6। हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि अपने ऑक्टेट को पूरा करे, चाहे जैसे भी, चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करके, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके। और इस तरह से जब वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि इसको क्या कह रहे हैं आप, ये फुलफिल्ड है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने बोला है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने आपसे जो चर्चा किया, पहला पॉइंट कहा कि हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि अपने ऑक्टेट, वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा करे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। उसके लिए चाहे उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है। अगर दे रहा है तो भी ठीक है, ले रहा है तो भी ठीक है, बस ऑक्टेट पूरा हो जाए। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कंडीशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ले। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसे आप कहते हैं? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 हो जाए। ठीक, आपको मालूम है, अगर आप कभी ध्यान दीजिए, जैसे ये 2 एलिमेंट हैं, अगर ये 2 एलिमेंट हैं, इनको हम ऐसे टच करा रहे हैं, देखिएगा ये टच करा रहे हैं, तो जहां पर भी इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, जहां पर देखिए हमने क्या कहा, 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट के बीच में हम टच करा रहे हैं, तो यहां से एनर्जी रिलीज हो रही। ठीक है, नए बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, पुराने बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी दी जाती है। पुराने बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है और नए बॉन्ड बनने में एनर्जी निकलती है। और जब नया बॉन्ड यहां पे बन रहा है 2 एलिमेंट के बीच में, जैसे देखिए ये 2 उंगली ना, ये टच कर रहे हैं, कोई भी चीज है, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं।
जब भी दो कंपोनेंट आपस में टच कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं या मिल रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जानते हैं जहां जिस सिस्टम से एनर्जी निकल रही उसका एनर्जी लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, कम। और मिनिमम एनर्जी हमेशा मैक्सिमम स्टेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। हर एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्ड बनाए और बॉन्ड बना करके मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करे, और मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर कुछ दिक्कत हो बताइएगा। एवरी एटम हैज टेंडेंसी to form bond. Every atom has tendency to form bond. Yeah, during this energy evolve. During this energy evolve हो रही है and acquires minimum energy state. Minimum energy state. और ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट हमेशा मैक्सिमम स्टेबल होता है। मिनिमम एनर्जी स्टेट, ये ध्यान रखिएगा भाई, कई बार अब ये टर्म आएगा आपके पास। मिनिमम एनर्जी स्टेट मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा एलिमेंट तो स्टेबल होना चाहता है ना, तो ये एक जरिया ये भी है कि अपनी एनर्जी इवॉल्व करके वो स्टेबल हो जाए, वो अपनी एनर्जी इवॉल्व करे और वो स्टेबल हो जाए। कॉन्सेप्ट ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक तो स्टेबल कैसे हो सकता है, ऑक्टेट पूरा करके, दूसरा बॉन्ड बना करके। बॉन्ड बनाने में एनर्जी इवॉल्व हो, और जब बॉन्ड बनाने में एनर्जी इवॉल्व होगा तो ऑटोमेटिक है जो भी एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और कम एनर्जी लेवल हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, ठीक है भाई। बात समझ में आया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी चीजें आइए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको मालूम है जो बॉन्ड हम लोगों को पढ़ना है वो नॉर्मली, ये तो आपको मालूम ही है कि हम लोग जो बॉन्ड पढ़ेंगे वो इंटर आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ेंगे। इंटर आयनिक का मतलब आयनिक बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है वान डेर वाल्स बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे आएंगी, उनको हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये तो आपको मालूम हुआ ना कि जैसे कोई भी एटम्स है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर सिस्टम की, आपने कहा सिस्टम की एनर्जी, अब इसी को चर्चा करते हैं। सिस्टम की एनर्जी अगर लो हो गई, एनर्जी लो हो गई, या एनर्जी या कहिए पोटेंशियल एनर्जी, चाहे जो कहिए, अभी दिखाते हैं ग्राफ के जरिए भी दिखाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लो हो गई तो सिस्टम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सिस्टम की एनर्जी अगर लो हो गई या पोटेंशियल एनर्जी लो हो गई तो सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल लें, आपको फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक कोई एटम्स है और एक कोई दूसरा, या कोई स्फीयर है, ऐसे लीजिए कोई स्फीयर है। अगर मान लीजिए यहां पे बॉल रखी हुई है और बॉल यहां पे रखी हुई, तो कौन ज्यादा स्टेबल आपको लग रहा है? आपको ज्यादा स्टेबल कौन लगेगा? ज्यादा स्टेबल ये दिखाइए, कंफर्ट जोन में ये जो है बेस पे रखा हुआ है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, हाई है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो ये सिस्टम जो है
अनस्टेबल होगा। भाई ये गिर सकता है लेकिन ये इसके अंदर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बना रहेगा, ये गिर सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो शिफ्ट हो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है तो ये क्या होगा, स्टेबल है। ये तो दिखा रहे हैं, इस तरह समझिए। तो हमने दिखाया कि इसकी पोटेंशियल, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और इसका एनर्जी लेवल कम है। अब ऐसे ही देख लीजिए, ये ऊंचाई पे है ज्यादा ऊंचाई पे तो एनर्जी ज्यादा होगी, कम ऊंचाई पे है तो एनर्जी कम होगी, बहुत नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिस्टम, ऐसे समझिए। और एग्जांपल लेते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, अगर आपको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा कितने समय के लिए रहता है? अगर आप हमेशा गुस्से में हैं, अगर आप हमेशा गुस्से में हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुस्से में ज्यादातर है तो वो एबनॉर्मल कैरेक्टर हो गया। और अगर आप गुस्सा क्षण भर के लिए आता, गुस्सा आया, काम किया, जिसको लगाना था लगाया और उसके बाद नॉर्मल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन गुस्सा आया, वो मेंटेन हो गया, कांस्टेंट हो गया, हमेशा गुस्से में ही लोगों को डील करना शुरू कर दिया, तो वो एबनॉर्मलिटी, ठीक है, वो एबनॉर्मल कैरेक्टर माना जाता है। तो हम लोग नॉर्मली देखिए गुस्से में बहुत कम समय के लिए रहते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेज है, और हंसते बोलते बतियाते रहते हैं, वो ज्यादा इस फेज में ज्यादा हम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल कम है। गुस्से में आप क्या कर सकते हैं ये खुद महसूस करिए, और नॉर्मल है तो आपको सोचना पड़ता है ये करेंगे कि ना करें, ये चीजें। तो कहने का मतलब है, आप जब नॉर्मल रहते तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लो, तो आप स्टेबल रहते हैं। और आप जब एक्साइटेड गुस्से में है तो पोटेंशियल एनर्जी जाता है अनस्टेबल, ये चीज होता है। और जो अनस्टेबल होता है वो कम समय के लिए होता है, अनस्टेबल जो होता है कम समय के लिए। और सुविधा हो, जैसे हमने मान लिया दो एटम्स है, सपोज 2 एटम्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कम क्लोज टूगेदर टू फॉर्म, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, सपोज 2 एटम्स कम क्लोज टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये कंडीशन हमने लिया है, आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सपोज करिए, जैसे देखिए ये एटम्स हो गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। दूसरा एटम्स हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए, इसे हमने मान लिया ए एटम्स है और इसे हमने मान लिया बी एटम्स। ये सपोज 2 एटम्स ए एंड बी के लिए है, ठीक है भाई, ए एंड बी। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे ई ए दिखा दे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसे ई बी दिखा दे, इसका जो न्यूक्लियस है उसे क्या दिखा दे, जेड ए दिखा दे, और इसका जो न्यूक्लियस है जेड बी दिखा दे। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है भाई, इसको हमने दिखा दिया। अब गौर से देखिए, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कम क्लोज टू ईच अदर, ध्यान दीजिएगा, कम क्लोज टू ईच अदर, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इनके और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, सिमिलर चार्ज है ना, सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे, इनके और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। सिमिलर चार्ज इनके बीच में, सिमिलर चार्ज ये, अरे भाई प्रोटॉन, जिसे ये प्लस है ना, जेड ए का मतलब एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, तो जो प्रोटॉन होगा वो भी पॉजिटिव वाला दोनों में होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों में है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये फोर्स जो है, हम डॉटेड लाइन को दिखा रहे हैं, ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा, रिपल्सिव फोर्स। अब जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही कम क्लोज टू ईच अदर, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, अथवा थिक लाइन दिखाए, इसके न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होगा, ये इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, इसका न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये वाला फोर्स हमने दिखाया है, ये कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, समझने का प्रयास करिए, ये अट्रैक्टिव फोर्स। अब आप देखिए, यहां दो तरह का फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो एटम्स
जो है एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर भागे, और अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, एक लिमिटेड डिस्टेंस पे आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ दो तरह का फोर्स लग रहा है, दो क्या रिपल्सिव फोर्स है, एक और दो। अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, एक और दो, यानी दोनों बराबर है। अब जानते हैं ये मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर मैग्नीट्यूड का होगा इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स। यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स आर मच ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ठीक, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो है अगर वो ज्यादा रहेगा तो ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, उस ग्राफ के जरिए आपको ये जो दिखाया है, हमने बोला है, वो बातें आपको समझ में आएंगी। आइए देखिए, हम ग्राफ बनाने चल रहे हैं, इसको देखिए। ये लिया हमने और ये ले लिया, ठीक है, और ये हमने दिखा दिया आपको, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी है। और हमने यहां पे दिखाया है कि जैसे ये है, ये ऐसे दिखाया, ठीक है भाई। ये हमने आपको दिखाया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से डॉटेड लाइन में दिखाई दे रहा है ना, डॉटेड लाइन में हमने दिखाया आपको ये, और आपको मालूम है ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। तो यहां पे देखिए, ये मान लीजिए ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपका जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब ऐसे कर दे रहे हैं तो ये आर जो है यहाँ पे इनफिनिटी है, मतलब एटम्स के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, और इधर चलने पर पोटेंशियल एनर्जी भी लगभग क्या है, इस पे अगर है पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या ले रहे हैं, 0। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। एटम्स यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी अगर आपने दो एटम्स दिया, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो देखिए हम ऐसे डायग्राम के थ्रू भी दिखा दे रहे हैं, ये है, ये है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इस समय इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे जानते हैं, जैसे देखिए इसके पैरेलल आ रहे हैं, इसके पैरेलल आ रहे हैं ना। अब आप देखिएगा, ध्यान समझिए बात को, जैसे इसके पैरेलल आ रहे हैं, आप यहां पहुंचे, यहां से जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनर्जी लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे लगना शुरू हुआ, फोर्स लगना, एनर्जी निकलना शुरू हुई, और जब एनर्जी 0 थी तो 0 से कम हो रही है, और जब कम हो रही है तो देखिए नीचे एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है और ये आ रही है। तो आप इसमें और पास दिखा दीजिए, मान लीजिए इस फेज पे हम दिखा रहे हैं, इस फेज पे एटम्स जो है और पास थोड़ा सा आ गया, ये ठीक है, यहां पास आ गए, ये हम लोग ए फेज ले लिया, ये बी दिखा रहे हैं ठीक है भाई। अब देखिए ए से बी की तरफ चले, फिर धीरे धीरे आप ऐसे आगे आइए, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहां देखिए, यहां जब पहुंचने पे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो सबसे मिनिमम हो गया, यहां पहुंचने पर जो एनर्जी लेवल है वो सबसे मिनिमम हो गया। गौर से देखिएगा, यहां पहुंचने पर एनर्जी लेवल आपका सबसे मिनिमम हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया इस स्टेज पे जो एटम्स थे वो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया तो यहां बॉन्ड बन गया, यानी इनके बीच में बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने पर ये मिनिमम एनर्जी स्टेट हो गया। मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर कर लिए, मिनिमम एनर्जी स्टेट को ये एक्वायर कर लिया है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी स्टेट को यहां पे देखिए एक्वायर कर लिया जब बॉन्ड बनी। अब देखिए तो इस डायरेक्शन, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहां से यहां चल रहे हैं, ध्यान
थोड़ा डार्क कर रहे हैं हम इसको। यहां से यहां चल रहे हैं, तो यहां से यहां चलने में आपका कौन सा फोर्स लग रहा है जान रहे हैं? यहां से यहां चलने में आपका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स यहां पे डोमिनेट है, डोमिनेटेड ओवर रिपल्सिव फोर्स। जहां पे डॉट बनाया है वहां तक अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? डोमिनेट है, और इस वजह से आपका ये जो बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे ये सी दिखा दे रहा है। ठीक है भाई, सी दिखा दे। तो ए, बी और सी। ए पे क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस। बी पे क्या? थोड़ा सा पास है, एनर्जी कम हुई। सी पे क्या हुआ? बिल्कुल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को आप जानते हैं, यहां पे इस पोटेंशियल, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। और ये जो आपका है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये दिखा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं R0 से, और इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कह रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आई भाई? दिखाई दे रहा है ना भाई? तो इसी को बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं। अब गौर से देखिए, यहां तक हो गई बात, यहां तक इधर से चल रहे हैं, इधर चलने पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटेड है। अब यहां तक पहुंचे, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटेड है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं। हाइड्रोजन इससे मिनिमम डिस्टेंस तक नहीं आ सकता। हाइड्रोजन इस पे मिनिमम, अगर हाइड्रोजन होता, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन के आइटम्स होते तो इनके बीच की डिस्टेंस जानते कितनी होती? लगभग 74 पिकोमीटर। तो ये जो बॉन्ड लेंथ आप दिखा रहे हैं, ये 74 पिकोमीटर होता है, और इस पे हाइड्रोजन दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, समझिएगा ग्राफ को। जहां कहीं दिक्कत हो बताइएगा, दिख रहा होगा हमारे ख्याल से। अब आप आगे चलिए। जब आप आगे चल रहे हैं, देखिए, जब आप इसके ऊपर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रही है? एनर्जी धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, ऐसे एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब है, या इसके आगे अब कौन सा फोर्स लगना शुरू हुआ? आपका रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हुआ, क्योंकि अब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, फिर एटम्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे फिर एटम, जैसे एटम जुड़े हैं ना, देखिए एटम्स ऐसे जुड़े हुए हैं, और जब ये जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ये धीरे धीरे इनके बीच का बांड टूटेगा, और बांड टूटेगा तो अब रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है। रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो धीरे धीरे एटम्स फिर क्या हो जाएंगे? देखिए, तो यहां से यहां चल रहे हैं जब आप, तो अब ये आप आते जाइए ऐसे, तो यहां एनर्जी क्या हो रही है? ये एनर्जी आपकी बढ़ रही है। इसका मतलब है, अब यहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो गया ओवर अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटेड ओवर अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, और इस तरह से एटम्स फिर से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है भाई। इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की सहायता से आपने क्या देखा कि आपने कहा एटम्स पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस में, देखिए R इन्फिनिटी है, 2 एटम्स है, दोनों के बीच इन्फिनिटी स्टेज है। जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच का एनर्जी लेवल क्या होता है? उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होता है। तो हमने माना एक फेज ये आ रहा है, एक फेज हमने यहाँ पे दिखाया, एक फेज यहाँ पे दिखाया, और एक फेज यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वो फेज हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस ग्राफ के जरिए हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये आइडिया हुआ होगा आपको कि एटम्स क्या है, कैसे हैं, इन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका हो गया इधर जो है रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और इधर जो है रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। ठीक, तो ये चीज है, आपका ग्राफ है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए आगे। तो
तो अब तो ये समझ में आ गया होगा कि एटम्स कैसे अपनी एनर्जी लेवल को कम करता है, बॉन्ड बनाता है, और किस तरह से वो सिचुएशन को अडॉप्ट करता है, और कैसे कैसे वो मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करता है। ठीक है भाई, अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए चलते हैं लुईस सिंबल। लुईस सिंबल ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको कई जगह पढ़ना है इसको। लुईस सिंबल या इसी को कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, ठीक, या शार्ट में ही कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट ईडीएस या एलईडीएस, लेट्स, ठीक है, चाहे जो आप कहिए, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, चाहे जो कहिए आप, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए बस। इसमें इन्होंने क्या कहा पहले समझिए, जो भी हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं इसमें बताया क्या गया है। इसमें इन्होंने कहा कि वास्तव में जो भी एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं, एलिमेंट को लीजिए और एलिमेंट के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को आप कैलकुलेट करिए, निकालिए, और जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे तो एलिमेंट के एटम के सराउंडिंग आप उतने ही इलेक्ट्रॉन डॉट बना दीजिए या इलेक्ट्रॉन क्रॉस। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या बताया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट या क्रॉस, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट के द्वारा या क्रॉस के द्वारा। पहली कंडीशन ये ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट आर क्रॉस। ठीक, अब हम लोग पहले जो कंसीडर करेंगे एटम्स, बहुत सिंपल है, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम के बारे में अगर एटम को हम लोग कंसीडर करें तो सीधे सीधे हम लोग क्या कहते जानते हैं, एटम्स का देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करें, फाइंड तो कर ही लेंगे, एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा तो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड, अब दूसरा क्या करेंगे, सराउंडिंग द एटम्स, सराउंडिंग द एटम्स डेवलप्स डॉट आर क्रॉस विच इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतने नंबर ऑफ क्रॉस या डॉट बनाइए, उतने नंबर ऑफ क्रॉस या डॉट बनाइए, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। जैसे सिंपल तरीके से देखिए, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कितना बनाएंगे, 281। अगर सोडियम का लुईस डॉट सिंबल बनाना हो तो आप ऐसे बना दीजिए, बस हो गया, या आप ऐसे बना दीजिए, हो गया, ये हो गया आपका सीधे सीधे। ठीक है भाई, मैंने आपसे क्या कहा, एटम्स के केस में कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर समझ लीजिए। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे पता करिए, और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही डॉट या क्रॉस उस एटम के सराउंडिंग कहीं पर भी बना दीजिए, कहीं पर भी बना दीजिए, आपका जो है लुईस डॉट सिंबल होगा। एटम्स के लिए बहुत सिंपल है, अभी मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे थोड़ा टिपिकल आएगा आपको, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे और थोड़ा टिपिकल दिखाई देगा, लेकिन अभी एटम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं तो एटम्स के लिए बहुत सिंपल चीज है, बस समझने का प्रयास करें। ठीक है भाई, तो हमने आपसे क्या कहा कि अगर हम लोग एटम्स को ले, अब देखिए थोड़ा सा और ले रहे हैं एग्जाम्पल आपको समझ में जिससे आ जाए।
जैसे हमने सोडियम लिया, अब ऐसे मैग्नीशियम का देखिए, अगर हम मैग्नीशियम का ले रहे हैं, मैग्नीशियम 12 होता है, 2 8 2, तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो आप मैग्नीशियम लीजिए और मैग्नीशियम के चाहे 2 क्रॉस बना दीजिए चाहे 2 डॉट, ये लुईस डॉट सिंबल हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम का ये लुईस डॉट सिंबल हो गया। ऐसे आप एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम 13 होता है, 2 8 3, तो एल्युमिनियम लीजिए और ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहे 3 डॉट बना दीजिए, चाहे डॉट बनाइए चाहे क्रॉस बनाइए, हमने कहा आपसे। ठीक है, दूसरा आप लेयर देखिए और देखिए, एक और ले लेते इधर ही, हमने कहा सिलिकॉन ले लीजिए, सिलिकॉन 14 होता है ना, 2 8 4, सिलिकॉन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बना दीजिए, 4 डॉट बना दीजिए। ठीक है, ये डॉट नहीं है, ये सिलिकॉन, ये आई का डॉट है। ठीक है, और अब आप देखिए इसी तरह से और एग्जांपल ले लीजिए। आप मान लीजिए ले लिया आपने नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो कितना हुआ? 2 6, तो ऑक्सीजन लीजिए, इसके चारों तरफ जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 6, ये हो गया। इसी तरह से आप क्लोरीन या फ्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन का 9 होता है, 2 and 7, फ्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 है, तो 7 डॉट बना दीजिए, चाहे क्रॉस बना दीजिए, 2 2 4 2 6 और 1 7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। आप अगर नियान दिखा रहे हैं, नियान का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम नियान 10 होता है, 10 का मतलब 2 और 8, तो नियान के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये सब एटम्स के हैं। एटम्स को बनाने में आपको ज्यादा असुविधा नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा भाई। एटम्स के लिए आपको असुविधा बहुत ज्यादा नहीं होगी, उसको समझने का प्रयास आपको करना है, बस आपको समझ में आए ये ध्यान रखिए। और भी कोई एटम्स जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो, ठीक, जैसे हमने ले लिया ज़ेनान ले लिया, ज़ेनान कितना होता है? 54। हमें बैलेंस सेल से मतलब है, तो नोबल गैस के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8, तो फिक्स है ना, नोबल गैस के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ज़ेनान जो है इसके साथ भी ऐसे ही बना दीजिए, 8 हो गया। अब जिस ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं, जैसे कार्बन को ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कार्बन भी इसी ग्रुप में आता है, कार्बन का 6 होता है, 2 और 4, तो कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बना दीजिए। आप चाहे तो ग्रुप 13 का कोई ले लीजिए, चाहे तो एल्कलाइन का ले लीजिए, तो उसके बैलेंस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एल्कली का लेंगे तो उसके बैलेंस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कहने का मतलब है आपको कुछ करना नहीं है। एटम्स के केस में सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आपको एटम्स का इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, और जितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं उस बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को आप क्या करिए, उतने ही डॉट को आप उस एटम के सराउंडिंग बना दीजिए, और जब बॉन्ड बनाना रहता है तो उसी हिसाब से उसकी पोजीशन दिखा दीजिए, आपको आइडिया हो जाए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, आपको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत इसमें नहीं। आप बुक में भी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसको पढ़िए जरूर। इसको ऐसा नहीं कि इसको बड़ा सिंपल तरीके से जो है आप पता कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान दीजिए तो हम ग्रुप नंबर के आधार पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, बैलेंस सेल में 1, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, बैलेंस सेल में 2, ग्रुप 13 का है, बैलेंस सेल में 3, क्योंकि पी ब्लॉक आता है ना 10 प्लस, और 2 से 12 तक कौन आता है? ग्रुप 2 से 12 तक आता है डी, और आता है 13 से 18 तक कौन? पी, और एस कितना आता है? 1 से 2 तक। तो इनके बैलेंस सेल में या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। इनके बैलेंस सेल में 3 से लेकर के क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 3 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इनके बैलेंस सेल में 2 से लेकर के कितना मिलेगा? 12 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब 2 का सीधा सीधा मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 ग्रुप नंबर है तो एक एस में रहेगा, एक डी में रहेगा, ऑटोमेटिक है। ये सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे।
तो डी वाले में तो 2 से 12, और पी में कितना होता है, पी में 10 प्लस होता है। ग्रुप तो 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 5 10 प्लस 6, 10 प्लस 7, 10 प्लस 8 ऐसे ही करते हैं। 10 प्लस 3, 10 प्लस 4, 10 प्लस 5, 10 प्लस 6, 10 प्लस 7, 10 प्लस 8, इस तरह से ग्रुप हो जाते हैं। तो आप सीधे सीधे अगर आपके दिमाग में ये चीज ना आए कि कैसे बैलेंस सेल का सबका एटॉमिक नंबर हमें याद ना रहे, तो हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, सबके बैलेंस सेल का अगर इलेक्ट्रॉन हमें याद ना रहे तो हम क्या करेंगे? तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो लगभग ग्रुप के बराबर है। ग्रुप नंबर हमें याद है, उससे ही निकाल सकते हैं। तो थोड़ा तो आपको अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट दिखाना ही पड़ेगा। ये थोड़ो है कि बना बनाया आपको मिलेगा। आपका इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही केमिस्ट्री आपको सुपीरियर लगेगी, उतना ही मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने। और ये हमारी गारंटी है कि आप जो है दूसरों को भी बता देंगे इस चीज के बारे में, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप प्रयास करते रहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। और देखने का प्रयास करते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। एटम्स का तो लगभग आपने बता दिया। मॉलिक्यूल के केस में हम लोग देखते हैं। मॉलिक्यूल के केस में उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले तो हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लें। तो आपको मालूम है हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप इधर चल रहे हैं तो अब ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ते हैं। और ऑक्टेट रूल के कई लिमिटेशन है, कई एक्सेप्शंस है। ठीक है भाई, वो आपको बताते हुए फिर आएंगे लुईस डॉट, क्योंकि लुईस डॉट सिंबल हम लोग लगातार पढ़ेंगे। लुईस डॉट सिंबल एक ही दिन पढ़ने पे आपको असुविधा महसूस होगी, इसलिए लुईस डॉट सिंबल को हम लोग पर डे लेते हुए चलेंगे। क्योंकि लुईस डॉट सिंबल आगे जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसी पे बेस्ड है, इसलिए एक दिन पढ़ करके आप उसमें भ्रम ना हो जाए, इसलिए आगे चलिए। अब आइए चलते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल सुना तो होगा ही। हर एलिमेंट्स की ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना। और जब एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो स्टेबल। और जब स्टेबल हो जाएगा तो उसकी ये स्टेबिलिटी जो है वो ऑक्टेट रूल के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, तो आप देखिए डेफिनेशन। एटम्स combine either by atoms combine either by transfer of valence electron, transfer of valence electron from one atom to another, from one atom to another। ठीक है भाई, from one atom to another। अब चाहे ये गेन करे और चाहे लूज करे, गेनिंग और लूजिंग, चाहे जो करे कोई दिक्कत नहीं भाई, गेनिंग और लूजिंग दोनों चीज कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं। ठीक है भाई। आर बाई शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर बाई शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, एटम्स कंबाइन कर रहा है आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो ये आयनिक बॉन्ड की कंडीशन हो गई, गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव octet in its valence cell। ठीक है, in order to have octet in its valence cell, ऑक्टेट पूरा करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो जाए बैलेंस सेल में, ऐसा किया जाए, ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि जिससे चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करके, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके, चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा अपना एटम्स ऑक्टेट पूरा कर ले, और जैसे ही ऑक्टेट वो पूरा करेगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका जो है ऑक्टेट रूल है। ठीक है, इसके बहुत से भी एक्सेप्शन है,
और बहुत से इसके कॉमन एग्जाम्पल भी हैं। जैसे नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं, सोडियम है, सोडियम का होता है 2 8 2 8 है 1, 2 8 1 होता है। सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, देखिए ध्यान से, 2 8 हो जाएगा नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नहीं इसका, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल, ठीक। और अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, ऐसे ही मैग्नीशियम का देख लीजिए, ऐसे ही एल्युमिनियम का देख लीजिए। मैग्नीशियम का होता है कितना, 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3। अगर आप इसको दिखाना चाहें तो मैग्नीशियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 8 आएगा। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 8 आएगा ना। तो कहने का मतलब है सबका ऑक्टेट पूरा हो, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। भाई ध्यान रखिएगा इस चीज का, सब के सब स्टेबल हो जाएंगे। और इस तरह से नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। अगर हम एनायन की बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ना। आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना हो जाएगा, 6 बैलेंस शेल में थे, 8 पूरा हो गया नहीं, ये हो गया, ठीक, ये हो गया ना। O हो गया। अब O पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो O पे क्या आ जाएगा, आपका 2 माइनस चार्ज भी दिखाई देगा, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, और ये 2 माइनस, इस तरह से दिखाएंगे इसको। ये एनायन का हो गया। इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे भाई, ठीक है। अगर इस तरह से दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नाइट्रोजन है, ये लुईस डॉट सिंबल हो गया एनायन का। नाइट्रोजन का 7 होता है, और 7 का मतलब 2 और 5, तो इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और 3 माइनस, ये क्या हो जाएगा, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो। भाई हमारा कहने का मतलब है हर एलिमेंट ये चाहता है कि किसी तरह से ऑक्टेट पूरा हो जाए। भाई आपका ये तो फर्ज है कि आप पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से आप ऐसा कंपटीशन बीट कर लें कि आपको तुरंत अच्छी सी जॉब मिल जाए। आपके दिमाग में ये होगा कि यार अगर हम बायो ग्रुप के हैं तो हम सीबीएसई या IIEEE या CPMT या जो है UPTU, कोई भी चीज, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है हम पास कर लें, ये तो सोचते ही रहते हैं ना। क्यों, क्योंकि उसके थ्रू आपका कैरियर मेंटेन हो जाएगा। उसी तरह से हर आइटम्स बॉन्ड इसीलिए बना रहा है कि किसी तरह से चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करके चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर ले, जिसकी सहायता से वो स्टेबल हो जाए। और आप भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लेंगे तो आप भी स्टेबल हो जाएंगे। फिर उसी हिसाब से फिर आपका कैरियर, आपकी रहन सहन, आपका जो है आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो इसलिए थोड़ी सी लापरवाही आपको जो है कहां से कहां पहुंचाती है नहीं समझते आप। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई में कोई कोताही न करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, और सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का प्रयास करिए। आज नहीं तो कल सफलता आपके आसपास दिखाई देगी, ठीक। तो ये कुछ है। इसके अलावा अब आपके लिए होमवर्क मान लीजिए, हम लोग इस कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं, हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, आप फिलहाल इसको देखिएगा और बताइएगा। इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट आगे इसी के चला जाएगा। आज पहला इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जहां पर भी आपको असुविधा हो रही है आप बताइएगा, बाकी बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।